ये है दुष्प्रेरणा। हिंदी वालों के लिए तो परफेक्ट है, इंग्लिश वालों के लिए बहुत सारे क्लासेस यूट्यूब पे देख लेना अगर समझ ना आए हिंदी तो। सेक्शन 107 से था आईपीसी में। सो ठीक है, सिक्स आई थिंक चैप्टर 5 था आईपीसी में। और दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र ये चैप्टर 5A में था। सिर्फ 2 सेक्शन थे इसमें, ये लास्ट में है सेक्शन 511 आईपीसी में। सो ये तुम्हारे सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है, लेकिन जस्ट छोटा सा एक सेक्शन है तो छोड़ेंगे नहीं, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, उसके बाद चलो शुरू करते हैं दुष्प्रेरण के विषय में। सबसे पहला चैप्टर और सबसे पहला सेक्शन है 45। सो हमको तो जो बच्चा है पीसी पढ़े हैं और बीएनएस पढ़े हैं और जो एंट्रेंस जैसे ईपीओ का रहा है देने जाएंगे अगर एग्जाम, तो आईपीसी का ही लगा के चले आएंगे। चलो 45, वह व्यक्ति किसी बात को किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। ठीक है, तो यहाँ दुष्प्रेरण करता है मतलब क्या है, दुष्प्रेरण क्या है इसकी बात हो रही है, ना कि उस व्यक्ति की बात हो रही है कि कौन होगा दुष्प्रेरण करता। ठीक है, यहाँ दुष्प्रेरण की बात हो रही है कि आखिर दुष्प्रेरण का अपराध है क्या। ठीक है, कैसे ये अपराध किया जाता है। देखो, हर अपराध किसी न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जैसे कि हत्या, तो हत्या का एलिमेंट होगा हत्या, और हत्या करने वाले को हत्यारा कहा जाएगा। वैसे दुष्प्रेरण अपने आप में एक अपराध है, इसको करने वाले को दुष्प्रेरक कहा जाता है, जो कि आगे वाले सेक्शन में दिखेगा। सो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले सेक्शन 45 है। 45 बात करता है दुष्प्रेरण का अपराध कैसे है, और इसको याद रखना है सेक्शन अच्छे से, तुम्हारे एलएलबी के एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है। उस बात को करने के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी बात को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उकसाता है, तो सबसे पहले दुष्प्रेरणा का कार्य उकसा के किया जाता है। उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाए। ओके, तीसरा है उस बात को किए जाने में किसी कार्य लोभ अवैध लोभ द्वारा जानबूझकर सहायता करता है। ठीक है, तो ये तो अच्छे से हो जाएगा। किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए, कोई अपराध करने के लिए उकसाना दुष्प्रेरण होगा। किसी व्यक्ति को कोई कार्य अवैध लोभ अर्थात अपराध करने के लिए सहायता करना, जानबूझकर सहायता करना, गलती से नहीं, याद रखना है जानबूझ के। ये सेकंड वाले में ध्यान देना है कि षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ ये तो सम्मिलित हो रहा है, यदि, और कब सम्मिलित हो रहा है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाए। ठीक है, बोर्ड पे चलते हैं और सेक्शन 45। तो सबसे पहले चैप्टर 4 बीएनएस में है। ठीक है, चैप्टर 4 बीएनएस में है और पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं दुष्प्रेरण के विषय में, जिसमें पहला सेक्शन है सेक्शन 45, जो कि बताता है कि दुष्प्रेरण क्या है या दुष्प्रेरण कैसे किया जाएगा। ठीक है, दुष्प्रेरण कैसे किया जाएगा। अब देखो, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, इसमें एलिमेंट्स की वर्ड हम सिर्फ लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को याद रहे, कोई कार्य या अवैध लोग करने के लिए उकसाता है, ठीक है, या षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण होता है। कैसे, खुद शामिल होता है, षड्यंत्र में खुद शामिल होता है और उस षड्यंत्र के अग्रसरण में कुछ काम किया जाता है। ठीक है, और थर्ड है जानबूझकर सहायता द्वारा दुष्प्रेरण, जानबूझकर सहायता द्वारा, क्या कर रही हूं मैं, जान में जा रहेगा पहले, ना कि ना, जान बूझकर सहायता द्वारा। अब देखो, दुष्प्रेरण के लिए क्लिक की एलिमेंट्स हमेशा याद रखना है कि कैसे किया जाता है। दुष्प्रेरण का कार्य उकसा के किया जाता है। ठीक है, जैसे एक्स और वाई में लड़ाई हो रही है। ठीक है, एक्स शांत हो गया, आके बैठ गया यहाँ पे, एम आता कहता है कैसे आदमी हो यार तुम, हम होते तो वाई का सिर फोड़ देते, आदमी ही नहीं हो तुम तो, मर्द ही नहीं हो। उकसा रहा है ना एक्स को, है ना।
अब भले एक्स वो अपराध चाहे करे ना करे, ये क्या कर रहा है, दुष्प्रेरण कर रहा है। ठीक है, ओके। षड्यंत्र में शामिल होना, षड्यंत्र में शामिल होना दुष्प्रेरण। जानबूझकर सहायता द्वारा, अभी सबका एग्जाम्पल द्वारा हम देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल है। ओके। स्पष्टीकरण, कोई व्यक्ति जो जानबूझकर मिथ्या निरूपण द्वारा या किसी तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है, या कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है। यह कहा जाता है कि वह उस कृत्य का किया जाना उकसाता है। तो उकसाता का डिफिनेशन दिया गया है। ठीक है, कि कोई व्यक्ति जब जानबूझकर मिथ्या किसी चीज को छिपाता है, ठीक है, जिसको उसको बताना चाहिए था, जानबूझकर क्या करता है, छिपाता है जिसको उसको बताना चाहिए था। विधि द्वारा बताने के लिए क्या था, आबद्ध था, तुम बताओ, लेकिन नहीं बताता। ठीक है, और मिथ्या निरूपण करता है या किसी तात्विक तथ्य को छिपाता है, तो हो गया है ना। स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है, या कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, उकसाता है। देखो ये वाला हम लोग क्वेश्चन आंसर में कर लेंगे, वहां तुम लोग अच्छे से समझ जाओगे। ऊपर का 3 की एलिमेंट याद रखना है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्वेश्चन आंसर में हम तुम लोग को अच्छे से उकसाता की डेफिनेशन बताएंगे, तो वहां समझाएंगे। ठीक है। ए, एक लोक अधिकारी न्यायालय के वारंट द्वारा या को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। बी, उस तथ्य को जानते हुए कि वे, और यह भी जानते हुए कि सा या नहीं है। का को जानबूझकर यह निरूपित करता है कि गा या है, उसके द्वारा जानबूझकर गा को पकड़वाता है। यहाँ बी, सी के पकड़े जाने को उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है। ये जो भी स्पष्टीकरण देखे ना, जहां उकसाने का परिभाषा दी हुई थी, उसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखो कैसे हो रहा है उकसाना। ठीक है, उकसाना तो एक तो वही हम बता दिए कि कैसे आदमी हो यार तुम, मैं तो होता तो सिर फोड़ देता। दूसरा देखो, इसका स्पष्टीकरण में हमें अर्थ भी दिया हुआ है, तो वहां से अर्थ भी लिख सकते हो, और उसके बाद एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उदाहरण। ठीक है, अब देखो ए है, बी को पकड़ने जाता है। ए सी से पूछता है कि बी कौन है। सी जानता है कि डी बी नहीं है। ठीक है, और डी को पुलिस पकड़ ले इस आशय से ए को झूठी जानकारी देता है, जो कि इसको नहीं देनी चाहिए थी। ठीक है, और ए डी को चाहे आप पकड़े चाहे ना पकड़े, मान लो चाहे पकड़े और चाहे ना पकड़े। ठीक है, सी क्या कर रहा है, जानकारी को छिपाकर जिसको बताने के लिए वो आबद्ध था। यहाँ ये जानता था कि बी है ना कि डी है, छिपा रहा है। सी क्या कर रहा है, उकसा रहा है। स्पष्टीकरण दो, जो कोई या तो किसी कार्य को किए जाने से पूर्व, किए जाने के समय, उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और उसके द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य को करने में सहायता द्वारा कार्य करता है और षड्यंत्र करता है। सेकेंड है सहायता का एग्जाम्पल। देखो षड्यंत्र का एग्जाम्पल तो अभी हम देखेंगे ही, क्योंकि इसी चैप्टर में षड्यंत्र डाल दिया गया है, इसीलिए इस सेक्शन में एग्जाम्पल नहीं दिया गया है। ठीक है, क्योंकि षड्यंत्र की परिभाषा नीचे दे दी है। सहायता कैसा होता है, देखो अब बोल रहा है कि जब कार्य हो रहा है, कार्य के पूर्व उसने सहायता की या कार्य के समय उसने सहायता की, ये याद रखना है, पश्चात नहीं, पूर्व या पश्चात समय। तो उसने क्या किया, सहायता द्वारा दुष्प्रेरण किया। अब बता रहे हैं एम का मर्डर करके भाग रहा था। ठीक है, एन को ये जानकारी नहीं थी कि उसने एम का मर्डर किया, लेकिन जब एक्स ने एम का मर्डर किया तो एन को तुरंत पता चल गया। ठीक है, और एक्स को बचाने के लिए इसने क्या किया, उसको उसके पास अपनी बाइक छोड़ दी ताकि ये आराम से उससे भाग सके, सहायता कर रहा है। या एक्स और एम में लड़ाई हो रही थी, कम लड़ाई झगड़ा होता है, एन ने क्या किया, चुपचाप आया और इसको चाकू पकड़ा दिया। एक्स ने वो चाकू इस आशय से कि इसको और हमला हो, जो भी हो। ठीक है, सहायता कर रहा है ना अपराध में, तो सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण अपने आप में एक अपराध है, चाहे वो कार्य कारित हो या ना हो, जिसके लिए सहायता की गई है। तो 3 कीवर्ड याद रखना है। दुष्प्रेरण ऐसा अपराध होता है जो षड्यंत्र, सहायता या उकसाने के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलो
अब वह व्यक्ति जो दुष्प्रेरण करता है उसको दुष्प्रेरक कहा जाता है। हत्या करने वाले को हत्यारा, रेप करने वाले को रेपिस्ट, चोर को चोर, चोरी करने वाले को चोर। ठीक है, ओके। सेक्शन 46 में दुष्प्रेरक की परिभाषा दी है। वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, ऐसे कार्य किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता है, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है किया जाता। ओके, वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य का किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता, यदि वह कार्य अपराध के करने के लिए विधि द्वारा समर्थ व्यक्ति द्वारा उस आशय या ज्ञान से होता। ओके मैम 3 मिनट बचा है। अच्छा, हम ये सेक्शन कंप्लीट करेंगे। अगर कट हो जाएगा तो फिर हमसे फिर से ज्वाइन कर लेना सब लोग। चलो, एक्सप्लेनेशन 1, किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, हम क्लास कट कर ले रहे हैं, तुम लोग फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है। हाँ, किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। स्पष्टीकरण 2, दुष्प्रेरक का अपराध गठित होने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए, अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। ठीक है, स्क्रीन शेयर कीजिए। सॉरी, चलो देखो, स्पष्टीकरण 1, किसी कार्य, फिर से पढ़ रहे हैं, भूल गए थे, थैंक यू बताने के लिए। किसी कार्य के अवैध लोभ का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा। बोल रहा है किसी बात का अगर दुष्प्रेरण किया गया है तो अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि दुष्प्रेरण का अपराध पूरा हो जाएगा, चाहे फिर जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरण किया गया हो वह कार्य पूर्ण हो या उससे कोई प्रभाव उत्पन्न हो, चाहे ना हो। बता रहे हैं दोनों में क्या है। ठीक है, ओके। सेक्शन 46 दुष्प्रेरक की बात करती है। दुष्प्रेरक कौन वह व्यक्ति है जो किसी कार्य को, किसी अपराध कार्य या लोप को जो कि विधि विरुद्ध है करने के लिए क्या कर रहा है, किसी का करने के लिए क्या कर रहा है, दुष्प्रेरण कर रहा है। तो दुष्प्रेरण क्या है जो 45 में हमने देखा। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति को षड्यंत्र द्वारा उकसा या सहायता द्वारा कोई कार्य लोप करने के लिए प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, दुष्प्रेरक। ये तो पहली चीज थी। ठीक है, एंड उसके आगे बोलता है अब देखो, अब दुष्प्रेरक का निर्धारण करने में एक चीज और ध्यान में रखना होगा। मान लो कि दुष्प्रेरक ने एक्स को उकसाया षड्यंत्र द्वारा, सहायता द्वारा इत्यादि द्वारा हत्या करने के लिए। ठीक है, एक्स मान लो कोई कार्य कर रहा है तो ये माना जाएगा यह कार्य स्वयं कर रहा है, क्योंकि इसका आशय और ज्ञान भी वही था। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन 2 स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण 1 कह रहा है, ठीक है, कि वह कार्य उसने स्वयं चाहे ना किया हो वह दायी होगा। और सेकंड कह रहा है कि जिस कार्य का उसने दुष्प्रेरण किया था, मान लो एक्स को हत्या के लिए उकसाया था। ठीक है, ओके, तो अब चाहे दुष्प्रेरण वाला काम हुआ हो चाहे ना हुआ, चाहे किसी प्रकार की हानि ना हुई। एक सेकेंड, और कल हमने ये क्या था, दुष्प्रेरण किया था इसका, ये वाला है ना, और आर्टिकल सॉरी सेक्शन 46 चल रहा था, तो यहीं से कैरी करते हैं फिर, क्योंकि वीडियो है मेरे पास, हम एडिट करके लगा देंगे, या वापस शुरू करने का बोले थे, वापस शुरू करने का, बट देख रहे हैं कि नोट्स है तो वहीं शुरू कर लेते हैं, है ना। ओके,
ओके 46 दिख रहा है, जूम कर लो, मोबाइल पे दिखेगा, ठीक है। एक सेकेंड, पहले हम क्लियर कर कहाँ से कट हुआ था, बट एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग को थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कहाँ से हमने छोड़ा होगा। तो मोस्टली सेक्शन चैप्टर 4 है, सेक्शन 45 से दुष्प्रेरण स्टार्ट होता है, सेक्शन 107 से आईपीसी में स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड तुम लोगों का भी बीएनएस में ही सेक्शन याद करना है, आंसर राइटिंग में हम डाल देंगे उसका, ठीक है। ओके, तो 3 प्रकार से दुष्प्रेरण किया जा सकता है, किसी को उकसाकर, किसी को साथ षड्यंत्र में शामिल होकर, या कुछ मदद करके, या जानबूझकर सहायता करके, ठीक है। यह व्यक्ति जो दुष्प्रेरण का कार्य करता है, चाहे सेक्शन 45 में जो वर्णित था, ठीक है, इन तीनों में से किसी के द्वारा, उसको दुष्प्रेरक कहते हैं, ठीक है, चाहे फिर ऐसा कार्य पूर्ण हो चाहे ना हो। ओके, बीच में कट हुआ था, इसलिए रिवीजन कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी की हत्या करने के लिए बी को ए उकसाता है। ए क्या कर रहा है, सी को उकसा रहा है कि तुम जाके बी की हत्या कर लो, ठीक है, बी की हत्या कर दो उकसाने द्वारा। ये किस प्रकार का दुष्प्रेरण है, सेक्शन 45 में उकसा कर, ठीक है। बी मना कर देता है कि मैं नहीं मारूंगा। अब भले ही बी मना कर देता है, ये क्या है, हत्या करने के लिए बी के दुष्प्रेरण का दोषी है, क्योंकि इसका भी दंड बनता है, ठीक है। अब बी ने मना कर दिया कि मैं नहीं मारूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ए ने कोई अपराध नहीं किया है, ए अपराधी होगा। ए किस चीज का अपराधी है, दुष्प्रेरण का, ठीक है। किस प्रकार के दुष्प्रेरण का, तो सी की हत्या करने के लिए उकसाने के द्वारा। डी की हत्या करने के लिए बी को ए उकसाता है, डी की हत्या करने के लिए बी को ए उकसाता है, ठीक है। इस उकसाने के कारण बी डी पर हमला तो करता है, लेकिन डी की मृत्यु नहीं होती, बल्कि क्या होता है, डी घायल हो जाता है, ठीक है। और जिस घाव से वो बाद में अच्छा हो जाता है, ये देखो, डी बाद में अच्छा हो जाता है घाव से। यहां पर बी ने कौन सा अपराध किया है, बी ने तो पार्टी कारित की है, ठीक है, लेकिन ए अब भी हत्या के दुष्प्रेरण के लिए ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि जिस कार्य के लिए आप उकसा रहे हो वही होगा, ठीक है। स्पष्टीकरण 3, यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि द्वारा समर्थ हो, या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी वो दूषित आशय या ज्ञान हो। थर्ड क्या बोल रहा था इस सेक्शन में, ठीक है, सारे स्पष्टीकरण इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्सप्लेनेशन थर्ड बोल रहा है कि एक व्यक्ति दुष्प्रेरक है, ठीक है, जो अपराध के लिए उकसा रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। दूसरा व्यक्ति जो ऐसे उकसाने पर अपराध कर दे, उसको क्या कहेंगे, दुष्प्रेरित व्यक्ति कहेंगे, ठीक है, दुष्प्रेरित व्यक्ति। अब यह व्यक्ति जिस कार्य के लिए इसको दुष्प्रेरक उकसा रहा था, जिस अपराध के लिए, चाहे उसको करने के लिए योग्य हो विधि द्वारा, चाहे ना हो, चाहे इसका सेम ज्ञान और चाहे आशय हो चाहे ना हो, दुष्प्रेरक ने वही अपराध किया है। क्या मतलब होगा इसका, बता रहे हैं। दुष्प्रेरित व्यक्ति है, मान लो ये 7 साल का व्यक्ति है, 7 साल से कम के व्यक्ति द्वारा अगर हत्या भी कर दी जाए तो कोई अपराध नहीं होगा,
एक्स है, एक्स सोचता है मैं इससे हत्या करवाता हूँ, बच जाएगा, ये बच जाएगा, है ना। तो हाँ ये बच जाएगा। ये मान लो वाई है, 7 साल से कम उम्र का है, बच्चा है, बालक है, शिशु है, बच जाएगा। लेकिन ये नहीं बचेंगे। ये हत्या के दुष्प्रेरण के लिए अगर क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे, और अगर हत्या हो गई तो फिर हत्या के लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ उम्र, योग्यता, ज्ञान, आशा, इंटेंशन भी इंक्लूड है, ये भी ध्यान रखना है। देखो, ए एक दूषित आशय से एक शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति को, तो विकृत चित्त व्यक्ति का ज्ञान और आशय हो नहीं सकता, समझ से बाहर है वो। सेक्शन किसकी बात कर रहा है ये, 20, 21, 22। ठीक है, यही देखा था हमने इसमें। को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो अपराध होगा, यदि वह ऐसा व्यक्ति द्वारा किए गए जाए तो कोई अपराध करने के लिए वह विधि द्वारा समर्थ नहीं होगा। तो सेम एग्जाम्पल है जो भी हमने बालक वाला देखा। ठीक है, बालक भले दंड दंड के अधीन नहीं है, कोई व्यक्ति है मानसिक रूप से चित्त विकृत है, वो अधीन नहीं है, लेकिन जिसने दुष्प्रेरण किया है वो अधीन होगा। ओके, या की हत्या करने के आशय से बी को, जो 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है, वह कार्य करने के लिए ए उकसाता है। 7 साल से कम के शिशु को ए उकसा रहा है कि जाके बी की हत्या कर दो। और 7 साल से कम का इशू, इशू नहीं, शिशु, सॉरी। ठीक है, 7 वर्ष से कम आयु का बालक बी की मृत्यु कारित कर देता है, हत्या कर देता है। ठीक है, अब देखो ए ने कौन सा अपराध किया है। ठीक है, हत्या का। ठीक है, अब चाहे मान लो जब 7 साल से कम का शिशु बी की हत्या कर रहा था, ए वहां पर उपस्थित हो चाहे ना हो। ठीक है, ये देखो आगे दिया है, खाद्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप कार्य का की अनुपस्थिति में करता है और उससे या की मृत्यु कारित होती है। यद्यपि बा वह अपराध करने के लिए विधि द्वारा समर्थ नहीं है क्योंकि 7 साल से कम का है, तदापि का उसी प्रकार दंडनीय है मानो खा वह अपराध करने के लिए विधि द्वारा समर्थ हो और उसने हत्या की हो और इसलिए का मृत्यु दंड से दंडनीय है। ठीक है, बी को एक निवास गृह में आग लगाने के लिए ए कहता है बी अपनी चित्त विकृति अर्थात मानसिक स्थिति के कारण अपने कार्य के परिणाम को नहीं समझ रहा। सेक्शन 22 बोलता है अगर कोई व्यक्ति मानसिक ऐसी स्थिति में है चित्त विकृतता की, अपने कार्य के परिणाम को नहीं समझता, तो वह व्यक्ति अपराध नहीं कर रहा। मान लो एक्स ऐसा व्यक्ति है, ए इसका फायदा उठा के एक्स को उकसाता है कि जाओ एम इस घर में आग लगा दो, एक्स जाके आग लगा देता है, तो ये तो कोई दंड का पात्र नहीं होगा। लेकिन ए को वैसे ही दंड दिया जाएगा मान लो यह किसी कॉमन व्यक्ति से काम कराने पर यह दायी होता। ठीक है, कॉमन मतलब जो उस कार्य के परिणाम को समझ सकता। ओके, ए चोरी कराने के आशय से या के कब्जे में से या की सम्मति लेने के लिए खा को उकसाता है। ए चोरी करने के आशय से या के कब्जे से या की संपत्ति लेने को बी को उकसाता है। बी को यह विश्वास करने के लिए का उत्प्रेरित करता है कि वह संपत्ति का की है। बी उस संपत्ति के विश्वास से कि वह संपत्ति का की है या के कब्जे से सद्भाव पूर्वक ले जाता है। देखो सद्भाव पूर्वक, चोरी तब होती है जब बेईमानी पूर्वक हो। ठीक है, खा इस भ्रम के अधीन कार्य करते हुए उसे बेईमानी से नहीं लेता और इसलिए चोरी नहीं करता। मैंने अभी जस्ट बोला कि अगर जब तक कोई संपत्ति आप दूसरे के कब्जे से बेईमानी पूर्वक नहीं लोगे, ठीक है, सेक्शन 27 में पढ़ा है हमने बीएनएस में बेईमानी पूर्वक की परिभाषा। ठीक है, जहां हमने सदोष अभिलाभ और सदोष हानि पढ़ा था, इसी में पढ़ा था, मतलब सदोष अभिलाभ और सदोष हानि होने को पूर्वक की परिभाषा में पढ़ा था। ठीक है, किंतु का चोरी का दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय होगा मानो बी ने चोरी की है। ओके, ए बी को उकसाता है कि सी के पास कोई संपत्ति है, तुम उसको चोरी कर लो। चोरी हमेशा चल संपत्ति की होती है। ए बी को विश्वास दिलाता है कि सी के पास जो संपत्ति है, मान लो सी के पास साइकिल है और साइकिल चोरी करने के लिए ए बी को उकसाता है
और ये विश्वास दिलाता है कि ये साइकिल मेरी ही है, बस तुम ले आओ। और इस विश्वास में सद्भाव पूर्वक भी साइकिल ले जाता है। यहाँ भी इन्हें कोई अपराध नहीं किया, बट ए ने चोरी का दुष्प्रेरण किया है। अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसे तुम लोग का क्वेश्चन भी एलएलबी में बन सकता है, याद रखना। अपराध का दुष्प्रेरण तो अपराध है, ये तो हमने पढ़ा, ठीक है। किसी अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होगा। क्राइम का दुष्प्रेरण अपराध है, ठीक है। और दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध होगा। क्यों? क्योंकि ये दुष्प्रेरण भी तो अपने आप में अपराध था। चलो बता रहे हैं क्या बोल रहा है। एक्सप्लेनेशन 4 बोल रहा है कि अगर आप किसी अपराध का दुष्प्रेरण करते हो तो उसके लिए आप दंडनीय हो, ठीक है। अपराध का दुष्प्रेरण कर रहे हो, सामान्य सिद्धांत हमने पढ़ा सेक्शन 46 में, हमने 45 46 में पढ़ा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है उसके बाद, ये अपने आप में भी तो अपराध है, ये स्वयं में भी तो अपराध है ना। तो अगर आप दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण कर रहे हो तो फिर से आप एक अपराध का दुष्प्रेरण कर रहे हो, तो ये भी दंडनीय होगा, क्योंकि ये भी अपराध है और ये दुष्प्रेरण भी अपने आप में अपराध है। तो इसको अगर मान लो फिर आप कहीं और से दुष्प्रेरण कर रहे हो, ये क्रम समझो कि देखो, अपराध का दुष्प्रेरण अपने आप में अपराध होने के कारण क्या होता है, दंडनीय होता है। और उस दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध होगा। क्यों? क्योंकि आप दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण कर रहे हो, मतलब आप किसी अपराध का दुष्प्रेरण कर रहे हो। मान लो ये वाली कड़ी कट कर देते, ठीक है, तो दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण कंफ्यूजन करता है ना। बट मान लो आप अपराध का दुष्प्रेरण कर रहे हो, तब तो अपराध का दुष्प्रेरण दंडनीय अपराध है। अब इसको ऐसे समझो, कौन सा अपराध हो रहा है, तो सेक्शन 45 को, सेक्शन 45 में कौन सा अपराध है, दुष्प्रेरण। तो सिंपल एंड सो हार्ड, 2-3 बार इसको ऐसे जैसे मैथ समझते हैं ऐसे सोचोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ओके ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। सी की सी को या सी को डी की हत्या करने का उकसाने के लिए बी को ए उकसाता है। बी तदनुसार या की हत्या करने के लिए सी को उकसाता है और बी के उकसाने के परिणाम स्वरूप सी उस अपराध को करता है। बी अपने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है और ए ने उस अपराध को करने के लिए बी को उकसाया है, इसलिए ए भी उसी दंड से दंडनीय है। ओके, कहाँ गया बोर्ड। अब देखो एग्जाम्पल देखो, बी की हत्या करनी है तो सी को ए उकसाता कि जाके बी की हत्या कर दो, दुष्प्रेरण कर रहा है। बट ये दूसरा रास्ता यूज कर रहा है, ठीक है, जैसे घर वगैरह में होता है। ये क्या कर रहा है, बी से बोलता है, ये बी को उकसा रहा है कि जाके तुम सी को उकसाओ कि वो डी की हत्या कर दे। ये एग्जाम्पल है, एक्सप्लेनेशन 4 का याद रखना, इम्पॉर्टेंट है एलएलबी के एग्जाम के लिए और नेट वगैरह के जेआरएफ लॉ के जुडिशरी एपीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हम मान लो सी ने उकसावे में आकर डी की हत्या कर दी, ठीक है, मान लो हत्या कर दी। अब जो चीज यहाँ ध्यान रखनी है, भले सी ए को नहीं जान रहा था, लेकिन इसने इसके उकसावे पर हत्या की है। इसको जो दंड मिलेगा वही दंड बी को भी मिलेगा, क्योंकि दुष्प्रेरण में भी वही दंड मिलता है, ठीक है।
और चूंकि इसने इसके उकसावे पर कार्य किया था तो इसको भी वही दंड मिलेगा, मतलब ये भी दुष्प्रेरण का दोषी होगा अगर ये दुष्प्रेरण का है। नाउ जब घर में हमें पापा से कोई काम रहता है तो हम पापा से ना बोलकर मम्मी से कहते हैं, जाके पापा से बोलो। मेरे साथ उल्टा है, हम पापा को बोलते हैं, बोलना होगा कि मम्मी को बोलना होगा तो मम्मी को बोलेंगे, ठीक है डायरेक्ट। लेकिन मोस्टली जगह पे होता है, कुछ चीज होती है मम्मी को बोलते हैं, मम्मी पापा को बता देते हैं। सो सिंपल है ना। बस यही हो रहा है इनडायरेक्टली। आप दो तीन लोगों के बीच का क्रम बना के अगर बोल रहे हो तो दुष्प्रेरण के अपराध का सॉरी, तो यहाँ पर किस चीज का दुष्प्रेरण हो रहा है। ओह कहाँ से ये आ गया व्हाइट कलर, ठीक है। हत्या अपने आप में अपराध है, इसको करने के लिए दुष्प्रेरण हो रहा है तो यहाँ पे दुष्प्रेरण ये दंडनीय है, ये भी अपने आप में अपराध है। और इस दुष्प्रेरण के लिए दुष्प्रेरण हो रहा है, ये भी अपने आप में अपराध है। हो सकता है इनको एक क्रम और होता, कोई ई होता, वो भी इनसे कहा होता कि तुम उनको कहो, फिर वो उनको कहें, वो उनको कहो कहें, तो वो सब भी क्या आता है क्रम में आ जाता। चलो सारे स्पष्टीकरण इसमें अनिवार्य है। पांचवा स्पष्टीकरण, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने के वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया गया है। ज्यादा ही गंदा लिख रहे हैं हम, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा कुछ अच्छा राइटिंग जैसा लिखते हैं। चलो स्पष्टीकरण 5। स्पष्टीकरण 5 किसकी बात करता है, ये भी दुष्प्रेरण की बात कर रहा है। और कौन से दुष्प्रेरण की, जो षड्यंत्र द्वारा हो रही है, ठीक है ना। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण तब होता है जब दुष्प्रेरक एक से अधिक व्यक्ति हो, अर्थात दुष्प्रेरक और जो अपराध करने वाला है व्यक्ति है, वो दोनों क्या कहते हैं मिलकर षड्यंत्र करें, ठीक है ओके। तो ये सेक्शन कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए, प्लानिंग करे, ठीक है। यह पर्याप्त है कि वह षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया गया है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो दुष्प्रेरक है, जो उस अपराध को करवाना चाहता है, ठीक है, वो जो है अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर योजना बनाए, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। दोनों षड्यंत्र में शामिल हैं उस अपराध को करने के लिए, यह इतना पर्याप्त होगा। या वाई को विष देने के लिए ए एक योजना बी से मिलकर बनाता है, यह सहमति हो जाती है कि ए विष देगा, ठीक है। बी तब यह वर्णित करते हुए सी को योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किंतु ए का नाम नहीं लेता। सी विष उपाप्त करने के लिए सहमत हो जाता है और तत्पश्चात उपाप्त करके, उपाप्त मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है, समझाए गए प्रकार से प्रयोग में लाने के लिए बी को परिदत्त करता है। ए विष देता है, परिणाम स्वरूप वाई की मृत्यु हो जाती है, नहीं भी होगी तब भी अपराध होगा, ठीक है। यहाँ यद्यपि ए और सी ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा है तो भी सी उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा है जिसके अनुसरण में या की हत्या की गई है, ठीक है। इसलिए ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के लिए दंड से दंडनीय है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। अब देखो वाई की हत्या करनी है, ओके। ए और बी मिलकर प्लानिंग करते हैं कि वाई को ए जहर देगा, ठीक है, और जिससे वाई की हत्या की जाएगी। बी कहता है मैं जहर लाऊंगा, और ये जाके एक तीसरे व्यक्ति सी से जहर प्राप्त करने को बोलता है। ये बी सी को बताता है कि वाई की हत्या करने के लिए ही हम जहर ले रहे हैं, बट जहर को ए देगा,
ठीक है। सी कहता है ओके, सी जहर लाता है, बी को दे देता है, जैसे जैसे यूज करना है सब बता के। बी ले जाके जहर ए को देता है, ए जहर वाई को देता है, वाई की मृत्यु हो जाती है। ओके, हो गई। अब चाहे ए और सी एक दूसरे को नहीं जानते हो, ठीक है, बट ये सेक्शन 46 एक्सप्लेनेशन 5 के अंतर्गत क्या होंगे, षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण के अपराध के दोषी होंगे। ये सेक्शन 46 था। एक सेकेंड, इसका हम मैपिंग निकाल लें फिर। ओके, सो 45 में हमने दुष्प्रेरण पढ़ा, जो उकसाने के द्वारा या षड्यंत्र में भाग लेकर या षड्यंत्र द्वारा और या सहायता द्वारा, ये 3 की वर्ड है, याद रखना है। एक केस है रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। सो और भी इंपॉर्टेंट केसेस भी होंगे, लेकिन अभी यही ध्यान आ रहा है हमको, हम यही लिखे हुए हैं अपने नोट्स में, तो बता दे रहे हैं। स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, इसको लिख लेना, 2001 का केस है, ठीक है। मेरे हस्बैंड और वाइफ में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ और हस्बैंड ने वाइफ से कहा, ठीक है, तुम्हारा जो मन कहे वो करो, जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो मेरे हस्बैंड रोज मुझे बोलते हैं, जो मन कहे वो कर, जाओ, ठीक है। और वाइफ था, कोई बात हुई, अन्य बात जो रही होगी, केस का फैक्ट देखो, ठीक है। वाइफ ने सुसाइड कर लिया, हस्बैंड पर केस चला कि इसने पत्नी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया है, और आत्महत्या करने के लिए उकसाना दुष्प्रेरण अपने आप में एक अपराध है, ठीक है। कोर्ट ने कहा सिर्फ शब्द जो है, उसने सिर्फ शब्द यूज हुआ है, ठीक है। सिर्फ शब्द जो है आशय को प्रकट नहीं करते हैं, साबित नहीं करते हैं, और किसी अपराध के लिए आशय अति आवश्यक है। बिना आशय के कोई अपराध नहीं होता, सिवाय द्विविवाह बहुविवाह के, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ शब्दों के द्वारा जो पति ने बोला, उससे आप पति का आशय साबित नहीं कर सकते कि उसने पत्नी को मरने के लिए उकसाया है, आत्महत्या के लिए उकसाया है, ठीक है। सेम था संजू संजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 2002 में केस आया था, सेम था, ठीक है। इस वाले में कहा पति ने पत्नी से, जाओ जो मन कहे वो करो, जो मन करे वो करो, ठीक है। ओके, संजू संजय सिंह में क्या हुआ था, हस्बैंड वाइफ नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ फैमिली थे, और जो मर गया था व्यक्ति, उसको संजू संजय सिंह ने क्या कहा कि जाओ मर जाओ। कोर्ट ने फिर से कहा कि अगर लड़ाई झगड़े में कोई गुस्से में तुमसे कह रहा जाओ मर जाओ, हीट वर्ड्स, इससे उसका आशय प्रतीत नहीं होता कि वो तुमको आत्महत्या के लिए उकसाना चाहता था, ठीक है। और यहाँ पर भी दुष्प्रेरण का अपराध नहीं होगा। ओके, सो चलो, एक केस ये वाला है ना, इसको छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, इसको नहीं लिस्ट करेंगे केस का नाम, तुम्हारे नोट्स में जाएगा, बस समझाने के लिए बोले थे। अगला सेक्शन है सेक्शन 47, हेडिंग है भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, और है अगला ये सेक्शन 108, आई थिंक 108A था, जिसको बाद में ऐड किया गया था। और अगला है भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण, ठीक है। ये देखो भारत से बाहर, ये रहा हमारा इंडिया, अब देखो मेरे मैप के ऊपर मत जाना, ठीक है, बस, ठीक है। इसके बाहर मान लो कहीं अपराध करना है, मान लो यहाँ करना है, ठीक है, अमेरिका में, बट इसका दुष्प्रेरण कहाँ हो रहा है, भारत में। ये सेक्शन 47 बोल रहा है। 48 क्या बोल रहा है, भारत के अंदर अपराध करना है, ठीक है। ओके, और इसका दुष्प्रेरण कहीं और हो रहा है, मान लो पाकिस्तान में हो रहा है, या यहीं कहीं हो, सॉरी यहाँ कहीं हो रहा है, या कहीं भी हो रहा है, भारत से बाहर हो रहा है। अंतर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे ख्याल से जो ये सेक्शन 48 है ना, इसको तुम लोग अगर आईपीसी के नोट्स के लिए नहीं याद करना चाहो, बाकी के लिए याद रखना, ये आईपीसी में नहीं था, ठीक है, ये बीएनएस में नया कॉन्सेप्ट है, 99.99% हम श्योर हैं, ठीक है, कि ये वाला सेक्शन कि भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण आईपीसी में नहीं था, ठीक है।
तो न्यू कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। अगर एलएम वगैरह का वो बना रहे हो तो सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन तो 47 भी इंपॉर्टेंट है, बट शब्द कैसे फेर सकता है ये भी याद रखना, ठीक है। आईपीसी का सेक्शन नहीं याद करना है तुम लोग को। अगर तुम लोग को एलबी के एग्जाम में भी लिखना होगा तो बीएनएस का लिख देना, उसके आगे बीएनएस डाल देना बस, ठीक है। चलो, कोई बात जो इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, मतलब आईपीसी के अंतर्गत का कोई अपराध है और उसका दुष्प्रेरण हो रहा है, ठीक है। भारत से बाहर और उससे परे रहकर किसी ऐसे कार्य के लिए किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है, वह तो जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए, ठीक है। ए भारत में बी को, जो भा देश में विदेशी है, ठीक है, उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है। ए हत्या का दुष्प्रेरण करता है, क्यों? क्योंकि हत्या आईपीसी में अपराध है बीएनएस में, और अगर भारत में होता तो भारत में भी दंडनीय होता। कोई व्यक्ति जो इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में रहकर दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए, ठीक है। दोनों सेक्शन हम गलत पढ़ दिए क्या? तो हेडिंग तो ये बोल रहा था कि भारत से बाहर के अपराध करना है, भारत में दुष्प्रेरण, भारत में अपराध करना है, भारत से बाहर दुष्प्रेरण। तो हेडिंग तो क्लियर थी, लेकिन अंदर का कुछ चीज अलग लग रही पढ़ने में हमको, सो इसको हम फिर से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, ओके। कोई व्यक्ति है, जाहिर सी बात है व्यक्ति करेगा, इस संहिता बीएनएस के अर्थ के अंतर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, ओके, ठीक है। दुष्प्रेरण हो रहा है, कहाँ हो रहा है? भारत से बाहर और उससे परे रहकर किसी ऐसे कार्य, भारत से बाहर या भारत से परे, ठीक है, ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है, ठीक है, ओके। तो सिंपल सी बात है, ये भी होगा, ठीक है, ओके। यदि कोई व्यक्ति जो इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेरण भारत में रहकर दुष्प्रेरण करता है तो भारत होगा, ठीक है, ओके। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर समझा देते हैं, ठीक है। ए भा देश में बी को भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है, का हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है, ओके। चलो व्हाइट बोर्ड पे बताते हैं। चलो 45, 47 और 48। अब देखो, अपराध कहाँ हो रहा है इसमें? भारत से बाहर हो रहा है, ठीक है। दुष्प्रेरण कहाँ किया जा रहा है? भारत में। तो चूंकि सबसे पहले अपना देश आएगा, इसको ऐसे याद रखना, चूंकि पहले अपना देश आता है इसलिए पहले भारत में दुष्प्रेरण वाला सेक्शन आएगा 47। और उसके बाद, ठीक है, फिर भारत में दुष्प्रेरण हो रहा है बाहर अपराध करने के लिए, फिर से वही कर दिए क्या हम? डी हम भी वही कर दिए, रुको, वही सेम सेक्शन पलट के लिख दिए, ठीक है। भारत से बाहर दुष्प्रेरण हो रहा है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना तुम लोग याद करते समय, ठीक है। भारत में अपराध करने के लिए, ठीक है, ओके। जो चीज दोनों, पहले तो 48 न्यू है, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो 47 सेक्शन, 47 में कहाँ तुमको दिखेगा? सेक्शन 108A में दिखेगा, ठीक है, लेकिन 48 नहीं दिखेगा।
क्योंकि 48 न्यू है। ओके, क्या कॉमन है कि व्यक्ति अपराध कर रहा है, ठीक है। कैसे अपराध का दुष्प्रेरण हो रहा है? बीएनएस के अंतर्गत का किसी अपराध का दुष्प्रेरण। ऐसा ये क्यों कह रहा है? अगर देखो बीएनएस के अंतर्गत का अपराध है, दोनों दोनों सेक्शन में लास्ट में लिखा था, अगर हम बीएनएस के अंतर्गत का कोई कार्य भारत में करेंगे तो वो अपराध होगा ना, चाहे दुष्प्रेरण भारत में हो या भारत के बाहर हो, ठीक है। चाहे अपराध भारत में हो या भारत के बाहर हो। अगर बीएनएस मान लो हत्या है और भारत में नहीं हो रही, अमेरिका में हो रही है हत्या, ठीक है, या पाकिस्तान में कहीं पर भी हत्या हो रही है, बट हत्या क्या है, बीएनएस में अपराध है ना, है ना। तो अगर वो हत्या भारत में होती तो अब बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय होती। इतनी सी लाइन के लिए लास्ट में दो शब्द जोड़ा था, जो हमें गलत पढ़ दिए क्या, तो गलत नहीं था, लेकिन दोनों में लास्ट में जोड़ा था। वो क्लियर कर रहा था कि वो जो कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरण हो रहा है वो बीएनएस के अंतर्गत अपराध होना चाहिए, अगर भारत में वो कार्य हो जाए तो वो दंडनीय होगा, ठीक। नाउ ये देखो, भारत से बाहर अपराध कारित करने के लिए दुष्प्रेरण हो रहा है भारत में, और कैसा कार्य है जो बीएनएस में दंडनीय अपराध है, अगर भारत में हो जाता तो अपराध होता, ठीक है। फिर से वही बात बोल रहा है, भारत से बाहर किसी स्थान पर, भारत से बाहर किसी स्थान पर दुष्प्रेरण किया जा रहा है कि भारत में कोई अपराध किया जाए। कैसा अपराध? बीएनएस के अंतर्गत, ठीक है। अगर बीएनएस में होता तो अपराध होता। अब देखो हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल देखो, तुमको अंतर बताते हैं, ठीक है। ए है बी को, दोनों इस समय इंडिया में है। कहाँ है? इंडिया में। ए बी को दुष्प्रेरित कर रहा है कि तुम सी को जाकर के चाइना में हत्या कर दो, ठीक है। अब देखो क्या इस वाले सेक्शन 47 के सारे एलिमेंट पूरे हो रहे हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है? पहला एलिमेंट जो मैंने लिख दिया है, तो पहला एलिमेंट हम यही ले लेते हैं, ठीक है। भारत से बाहर अपराध हो रहा है, तो अपराध कहाँ हो रहा है? कहाँ करना है? भारत से बाहर। चाइना भारत से बाहर है, पहला एलिमेंट, ठीक। दुष्प्रेरण इस अपराध का कहाँ हो रहा है? भारत में, दूसरा एलिमेंट, ठीक है। अब देखो कार्य क्या हो रहा है, किस कार्य के लिए दुष्प्रेरण हो रहा है? तो हत्या के लिए। तो हत्या क्या है? बीएनएस में एक दंडनीय अपराध है, अगर भारत में होता तो दंडनीय होता, है ना। होता कि नहीं होता? तो तीनों एलिमेंट पूरे हो गए, ओके। अब देखो, इसको देखो, ठीक उसका अपोजिट है। पहला देख लो एग्जाम्पल, ए बी को अमेरिका में, ए बी को अमेरिका में दुष्प्रेरण कर रहा है हत्या करने का। किसकी हत्या करने का? सी की। कहाँ जाके? इंडिया में जाके, ठीक। तो पहला एलिमेंट देखो, भारत से बाहर दुष्प्रेरण। अमेरिका कहाँ है? भारत से बाहर है या भारत से परे, ठीक है। दूसरा क्या है? अपराध कहाँ कारित करना है? भारत के अंतर्गत, तो इंडिया तो भारत के अंतर्गत ही आएगा, दूसरा एलिमेंट पूरा हुआ। तीसरा, वो कार्य अगर अपराध होता तो बीएनएस में दंडनीय होता, तो हत्या बीएनएस में दंडनीय होगा, यस, तीसरा एलिमेंट, ठीक है, ओके। तो बहुत सिंपल है कि आप भारत में रहकर, ठीक है, कोई षड्यंत्र कर रहे हो, कोई षड्यंत्र कर रहे हो, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल, मान लो आप भारत में रहकर षड्यंत्र कर रहे हो, ठीक है, षड्यंत्र द्वारा सहायता कर रहे हो या उकसाकर दुष्प्रेरण कर रहे हो किसी भी प्रकार से, ठीक है, कि के बाहर जाके कोई अपराध करना है। 47, 48, भारत के बाहर आप दुष्प्रेरण कर रहे हो, चाहे षड्यंत्र द्वारा इत्यादि द्वारा, कि भारत में आके कोई अपराध करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वो कार्य बीएनएस में दंडनीय हो, तो आपने कार्य किया है। अब देखो हम तुमको बता रहे हैं, ओके। अब देखो, एक्स वाई से शादी किया हुआ है,
ओके। अब एक्स कहता है कि अब मैं सी से भी शादी करूंगा। अभी वो भारत अभी मान लो वो सऊदी में है। ठीक है, सऊदी में बहुविवाह मान्य है, तो यहाँ दंडनीय नहीं है, इसलिए उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके। एक्स वाई शादी का कार्ड वगैरह सब छपवा लिया, और सी पहुंच गया इंडिया शादी करने। बहुविवाह बीएनएस में दंडनीय है, आईपीसी में था 494 में। ठीक है, तो भैया इसने क्या कर लिया, बहुविवाह के दुष्प्रेरण का अपराध कर लिया। चलो, ओके, ग्रेट, ये समझ में आया। अब देखो, एक्स वाई की शादी हुई है, इंडिया में है अभी, और एक्स सी से शादी करना चाहता है, बट भारत में अपराध है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, सब कुछ तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और सऊदी में जाएंगे, सऊदी में जाएंगे, वहां शादी करेंगे। ठीक है, अब देखो, एक्स सी को लेकर जाता है सऊदी, वहां शादी कर लेता है, वहां शादी कर लेता है, क्योंकि ठीक है, शादी कर लेता है, ओके, या शादी का प्रयास करता है, जो भी करता है। ठीक है, अब सऊदी में वो अपराध है नहीं, लेकिन चूंकि बीएनएस में दंडनीय है, तो अगर वो भारत जब आएगा तो वो दंड का भागी होगा। ओके, विवरण को समझने में टाइम लगेगा, तुम लोग को समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बस बेयर एक्ट को 2-3 बार समझो, पढ़ो, आ जाएगा। सेक्शन 48 पढ़ रहे थे क्या हम लोग? हाँ, ठीक है, 47 48 पढ़ रहे थे। 49, दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए, और जहां की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। मान लो दुष्प्रेरण किया गया, एक्स ने वाई को उकसाया कि ए ने बी को उकसाया कि सी को मार दो। ठीक है, और बी ने सी को मार दिया, तो दुष्प्रेरण का दंड का क्या परिणाम होगा, दंड क्या होगा? अगर देखो, ऐसे तो हत्या का दंड का लिखा हुआ है कितना दंड होगा बीएनएस में, अगर दंड नहीं लिखा होता, अगर बीएनएस में दंड का वर्णन नहीं होता तब। चलो, अगर दंड का वर्णन उस अपराध के लिए ना हो, अगर उस अपराध के लिए है तो उतना ही मिलेगा जितना सामान्यतः उस अपराध के लिए मिलता, जितना हत्या के लिए वर्णित है उतना मिलता। जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। सेक्शन 49, सेक्शन 49 क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने दुष्प्रेरण किया किसी अपराध को करने के लिए, और वो अपराध कर दिया गया, किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध क्या हो गया, कर दिया गया। ठीक है, अब बोल रहा है उस दुष्प्रेरण के लिए किसी दंड का वर्णन नहीं दिया गया है, जैसे आत्महत्या के लिए उकसाना, आत्महत्या के लिए उकसाना, उकसाना क्या आएगा, दुष्प्रेरण। लेकिन जब हम लोग अभी इसको मानव हत्या, मानव और पढ़ेंगे, तो वहां ये दुष्प्रेरण शब्द नहीं यूज हुआ होगा, उकसाना तुमको दिखेगा, और वहां पर इसके लिए अलग से दंड ही दिया गया है कि अगर आप किसी को आत्महत्या के लिए उकसाते हो तो आपको कितना दंड दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब ये सेक्शन बोल रहा है कि मान लो कि किसी दंड का वर्णन ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण के लिए संहिता में नहीं दिया गया है, तो फिर कितना दंड, इतना दंड दिया जाएगा जितना उस अपराध के लिए दिया जाएगा, इतना उस अपराध के नीचे, क्योंकि भाई जिस अपराध के लिए हो, फिर से हम बीच में कट कर दिए ना। ओके, हम बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं,
ठीक है, क्या बोल रहा है? एक्स वाई को किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरित करता है, वाई ने वो अपराध कर दिया, दुष्प्रेरण के लिए कोई दंड नहीं था, लेकिन भैया अपराध है, अपराध का मतलब बीएनएस में कहीं परिभाषित होगा, परिभाषित का मतलब उसका कहीं ना कहीं दंड जरूर लिखा होगा उस अपराध का, तो जो दंड उस अपराध के लिए किया गया है, दिया गया है, और जिसके लिए वाई दंड नहीं होता, सेम दंड एक्स को भी मिलेगा। ठीक है, चलो, यदि कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया, तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण गठित हुआ था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं समझना, ये इतना बोल रहा है कि हाँ वो कार्य उसी दुष्प्रेरण के फलस्वरूप हुआ हो। ठीक है। सेक्शन 49 से लेकर जितना सेक्शन हम पढ़ेंगे, यहाँ अभिकर्ता का दायित्व होगा। ठीक, दायित्व की चर्चा होगी। ठीक है, दायित्व मतलब जो दुष्प्रेरक होगा, ठीक है, दुष्प्रेरक होगा। अभी तक हमने 40 कहाँ से पढ़ा है, 45 43 से साथ पढ़ा था ना, 43 44 45 46। एक मिनट, 45 से पढ़ रहे हैं, हाँ कंफ्यूज हो रहे। 45 to 46 हमने कल वाला क्लास में किया था, और 47 48 है ना। 47 48 अपराध की स्थिति बता रहा था कि बाहर या अंदर, और 45 46 दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरक की परिभाषा बता रहा था। इसके बाद जो 49 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे, आई थिंक सेक्शन 52 तक। ठीक है, देखो जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, 45 में 7 सेक्शन जोड़ लो, 7 नहीं, एक सेक्शन एक्स्ट्रा हुआ है, 7 या 8 जोड़ लो, तो 52 या 53 तक। ठीक है, इतना होना चाहिए। देखो पहले, क्योंकि हम क्यों बोल रहे हैं 5 6 सेक्शन जोड़ने को, पहले 107 से लेकर 108 तक था, सॉरी 114 तक था, तो 107 प्लस 7 करके 114 आता था। ये चैप्टर मैंने इसको ऐसे याद किया था। ठीक है, जबकि बीच में 108 ए भी था, एक सेक्शन अलग से। ठीक है, ऐसे एक दो सेक्शन थे अलग अलग से। ठीक है, अब उन सब सेक्शंस को अलग ही बना दिया गया है पूरा। तो जो अब सेक्शन पढ़ेंगे उसमें हम किसी की परिभाषा नहीं पढ़ेंगे, जैसे 45 46 में हमने दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरक की पढ़ी, 47 48 में हमने भारत से अंदर और भारत के बाहर दुष्प्रेरण के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि जो दुष्प्रेरक होता है उसका दायित्व, दंडात्मक दायित्व क्या होगा, उसको किस प्रकार से दंडित किया जाएगा। जैसे सबसे पहले हमने 48 ही पढ़ा, सॉरी 49 पढ़ा, और 49 में हमने पढ़ा कि अगर अलग से किसी दंड की व्यवस्था ऐसे दुष्प्रेरण के लिए नहीं है, तो जो अपराध करने के लिए उसने दुष्प्रेरण किया था उसी अपराध के लिए उसको दंड दिया जाएगा। एग्जाम्पल, बी को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए ए उकसाता है, बी को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, झूठी गवाही इत्यादि समझ लो, देने के लिए ए उकसाता है। मिथ्या साक्ष्य देना आगे है, एक चैप्टर ही अलग से। ठीक है, बी उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप मिथ्या साक्ष्य देता है, वह अपराध लिखा है, इसका मतलब मिथ्या साक्ष्य देता है, वह अपराध करता है मतलब मिथ्या साक्ष्य देता है। ए उस अपराध का दुष्प्रेरण का दोषी है और उसे उसी दंड से दंडित किया जाएगा जिससे बी दंडनीय है। अब देखो, ए बी को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, झूठी गवाही इत्यादि देने के लिए, दस्तावेज, झूठा दस्तावेज इत्यादि देने के लिए उकसा रहा था। बी ने मिथ्या साक्ष्य दे दिया, ग्रेट काम किया बी ने, है ना। अब देखो, पूरे बीएनएस में तुमको कहीं ये नहीं दिखेगा कि मिथ्या साक्ष्य के दिए जाने का दुष्प्रेरण करना, कहीं नहीं दिखेगा। तो जब कहीं पर कोई ऐसा सेक्शन नहीं दिया गया है तो इसका मतलब वो बीएनएस में परिभाषित नहीं है। जब परिभाषित नहीं है तो दंड, अपराध नहीं है, जब अपराध नहीं है तो दंड नहीं मिलेगा। तो भैया एक सेक्शन बीच में ऐड कर दिया गया है 49। ये कह रहा है हम सबको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, इधर उधर नहीं जाने देंगे। ठीक है, ठीक है, कहीं परिभाषित नहीं है ऐसे कार्य के दुष्प्रेरण के लिए दंड। ओके,
कहीं वर्णित नहीं है, लेकिन हम है ना, हम कह रहे हैं कि अगर नहीं कोई दंड का वर्णन है तो जो कार्य है सीधा उसी के लिए आप दंड दो, जो कार्य का अपराध हो रहा है उसी के लिए दंडित करो। तो बी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है, बी को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड दिया जाएगा, तो ए को भी उतना ही दंड मिलेगा उसी अपराध के लिए। ओके, एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। चलो अब देखो अगला, इसमें भी दंड है। हम बोल रहे थे इसके बाद जो है दुष्प्रेरक के दंडात्मक दायित्व का प्रावधान है सब में। अब इसमें भी दंड की बात हो रही है। दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। ये सारे के सारे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सेक्शन 50, किसी अपराधी, सॉरी सॉरी सॉरी, किसी, कितना सॉरी बोलते हैं, बहुत सॉरी बोलते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी पढ़ने की कोशिश करने में गड़बड़ कर देते हैं। किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। एक सेकेंड, ये चैप्टर पूरा करेंगे, इसके बाद तुम लोग का चैप्टर 5 है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित है। और चूंकि इस सेमेस्टर में नहीं है, तुम्हारा चैप्टर 6 है, इसमें हत्या, शरीर की आत्महत्या और आपराधिक मानववाद इत्यादि है, वो भी सेमेस्टर में नहीं है, बट हम छोड़ेंगे नहीं, बट उसको इतना डीपली सेक्शन के अंदर नहीं जाएंगे, तो तुम लोग को इंडेक्स पे ले चलेंगे, वहां पे हम समझा देंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। हाँ, हत्या और आपराधिक मानववाद थोड़ा सा हम डीपली पढ़ाएंगे, हो सकता है पूरी क्लास ले लें, अगले सेमेस्टर में तुम लोग की क्लास में काम आ जाएगी। और चैप्टर 5 टू चैप्टर 6, ओके। आगे के सेक्शन के लिए तुम लोग को वाइट मैप की जरूरत नहीं है, समझ लेना है बस, फिर भी बता रहे हैं। देखो, जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से कार्य किया हो, तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। जो किया जाता है यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से, ना कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से किया जाता। ओके, ठीक है। सेक्शन 50, राइट, ये बोल रहा है कि दुष्प्रेरक, सेक्शन 50 है, ने जिस आशय अर्थात जिस कार्य को कहा था करने का, तो जाहिर सी बात है जैसा कार्य रहेगा उसी सब का आशय रहेगा। मान लो किसी को चोट पहुंचानी है, तो आशय कैसा रहेगा कि इसके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए, इसको घायल कर देना चाहिए, ये कि इसकी हत्या कर दी जाए, है ना। बट जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है, जो इस दुष्प्रेरण के प्रभाव में कार्य कर रहा है, बट उसका अपना अलग ही आशय है, इसका भिन्न आशय है इनसे, ये भेजे थे हाथ पैर तोड़ने के लिए, इन्होंने क्या कर दिया, सीधे हत्या कर दी, ठीक है, ओके। तो दुष्प्रेरक को भी उसी कार्य से दंडित किया जाएगा, हत्या के लिए ही, क्योंकि इन्होंने क्या दिया है, मौका दिया है, ठीक है। ये कुछ सिंपल से रूल है, इसमें दायित्व निर्धारित हो रहा है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है क्यों है कैसा है, दायित्व निर्धारित कर रहा है। इसमें सिर्फ अभी तक जितना सेक्शन हमने देखा, सेक्शन 49 से सिर्फ उसमें दायित्व निर्धारित हो रहा है। दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया हो बट उससे भिन्न कोई अन्य कार्य हो गया हो। जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया है, परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था और उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता या षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता, ठीक है। सेक्शन 51 कुछ तुमको सेक्शन 50 की तरह दिखेगा। दुष्प्रेरण हो रहा है किसी एक काम का, ठीक है, बट कार्य कौन सा हो जा रहा है, कोई अन्य, कोई भिन्न भिन्न मतलब कोई अलग काम हो जा रहा है,
लेकिन ये जो अलग कार्य हो जा रहा है ये इसका अधिसंभाव्य परिणाम था, अधिसंभाव्य परिणाम था। अब देखो, अरे यार इरेज कर दिए क्या? लेकिन पता नहीं क्या लिखे थे, हम भी भूल गए। बट बिल्कुल अलग कार्य हो जा रहा है, ठीक है, अलग कार्य हो जा रहा है। अब देखो एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल इसमें ऐसे दिया हुआ है, एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं, ठीक है। एक शिशु को, एक शिशु शिशु चाइल्ड को या के भोजन में विष डालने के लिए ए उकसाता है और उस प्रयोजन से विष देता है। वह शिशु उस उकसाहट और परिणाम स्वरूप भूल में माँ को भोजन दे के भोजन में या के भोजन के पास रख देता है, विष डाल देता है। यहाँ यदि शिशु ने उकसाने के असर में वह कार्य किया है, व्यक्ति पर उसी दंड से दंडनीय होगा। एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखो एग्जाम्पल पहला देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, ए जो है एक चाइल्ड को, ठीक है, एक चाइल्ड को उकसाता है, दुष्प्रेरण देता है, चाहे उकसाहट में चाहे षड्यंत्र द्वारा, कि तुम जाओ वाई के खाने में जहर डाल दो, ठीक है। चाइल्ड जाता है बट वो क्या कहता है, जल्दबाजी में एम के खाने में जहर डाल देता है। अब जो ये जहर डालना है, एम को मारने का ए का कोई आशा नहीं था। मान लो ए को एम अति प्रिय था, है ना, बट जिस अपराध के लिए वाई को जहर देने के अपराध के लिए जिस प्रकार ये दंडित होता, सेम यहाँ पर भी दंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो जहर दिया गया है हमको, ये इसी दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था। अधिसंभाव मतलब वो हो ही सकता था। देखो, ना ए चाइल्ड को जहर देता, ना चाइल्ड वाई को डालने जाता, ना गलती से एम के खाने में जहर डालता है, ठीक है, अधिसंभाव्य था। दूसरा वाला एग्जाम्पल देखो, बी को वाई का घर जलाने के लिए ए उकसाता है, बी उस घर को आग लगा देता है और उसी समय, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको याद रखना, इससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये वाला तुमको अच्छे से समझ में आएगा। चोरी कर लेता है ए, यद्यपि घर को जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, किंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है, क्योंकि वह चोरी एक अलग कार्य थी और घर जलाने का अधिसंभाव्य परिणाम नहीं थी, ठीक है। दूसरा बोल रहा है एग्जाम्पल 2, ए बी को उकसाता है कि जाके सी का घर जला दो, ठीक है। अब बी सी का घर जला देता है, यहां पर घर को जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी ए भी होगा, है ना। बी घर जलाने गया, सी का घर जलाने गया, सी के घर में बहुत महंगे महंगे सामान थे, बी ने चोरी कर लिए। क्या चोरी घर जलाने का अधिसंभाव परिणाम था? नहीं। यहाँ इसकी मानसिक स्थिति, आशय, कार्य बिल्कुल एकदम अलग है। तो चोरी के अपराध के दुष्प्रेरण के लिए ये दंडित नहीं होगा, ठीक है। तीसरा, बी और सी को बसे हुए घर में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन के लिए ए उकसाता है। बी और सी को अर्धरात्रि में मतलब सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व ए उकसा रहा है कि जाके डी के घर में क्या कर लो, गृह भेदन कर लो, और हथियार देता है, मान लो कि बंदूक दे रहा है, ठीक है। ये दोनों लूट करने जाते हैं, तब तक डी जग जाता है। तो ये बी और सी क्या करते हैं, जो हथियार ए ने दिया था उसी से क्या करते हैं, डी की हत्या कर देते हैं। एग्जाम्पल 3 है, ए जो है बी और सी को आधी रात को डी के घर में जाके चोरी करने के लिए उकसाता है, गृह भेदन करने के लिए। जब बी और सी जा रहे होते हैं तो बोलता है, अरे ऐसे कैसे खाली हाथ जा रहे हो, मेरे चेले हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता, हमारी भी कोई शान है, लो कट्टा ले लो, बंदूक ले लो, इसको लेके जाओ, लहराते हुए। जब ये घुसते हैं तो डी पकड़ लेता है इन लोगों को। देखो, ये इनको गृह भेदन करने के लिए भेजा है, ठीक है।
बंदूक ये इनको दे दिया है, ठीक है, अपने साथ ले चलो। जब बी और सी को डी पकड़ता है तो ये डी को गोली मार देते हैं, जिससे डी की या तो मृत्यु हो जाती है या घोरपहती इत्यादि हो जाती है, मतलब अपराध हो जाए। मान लो कि डी की मृत्यु हो गई, तो अब यहाँ एक का दायित्व क्या है? क्या गोली मारना, क्या हत्या इस रात्र गृह भेदन का अधिसंभाव है? अधिसंभाव मतलब एक युक्तियुक्त परिणाम थी, क्या इसकी आशंका लगाई जा सकती थी कि हो सकता है वो गोली चला दे? तो हाँ भैया। और किस लिए बंदूक दिया गया था? कि किस लिए बंदूक लेकर घर में घुसे थे? कि अगर हमको कोई पकड़ लेगा हम गोली से मार देंगे, है ना, बंदूक मार देंगे। तो ए भी उसी दंड से, हत्या के दंड से उतना ही दंड नहीं होगा जितना ये दोनों, ठीक है। सेक्शन यदि वह कार्य जिसके लिए सेक्शन 51 के अधीन है दुष्प्रेरित, अच्छा हेडिंग पहले पढ़ते हैं। दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय हो। सेक्शन 50 में बोल रहा है सेक्शन 51 के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया गया है और वह कोई सुभिन्न अपराध घटित करता है तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से प्रत्येक के लिए दंडनीय होगा, ठीक है। बी को एक लोक सेवक द्वारा किए गए करस्थम का बलपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए ए उकसाता है। बी परिणाम स्वरूप उस करस्थम का प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध करने में बी करस्थम का निष्पादन करने वाले अधिकारी की स्वेच्छा घोरपहती कारित करता है, ठीक है। बी ने करस्थम का प्रतिरोध करने और स्वेच्छा घोरपहती कारित करने के दो अपराध किए, इसलिए बी दोनों अपराधों के लिए दंडनीय है। और यदि ए यह संभव ही जानता था कि बी ऐसा प्रतिरोध करेगा तो वो भी उन दोनों के लिए दंडनीय होगा। सेम चीज बोल रहा है 52 फिर से, ठीक है। सेक्शन 52 फिर से सेम चीज बोल रहा है, बस इतना बोल रहा है कि जो 51 में अपराध हुआ है, ओके, 51 में जो अपराध हुआ है वहां पर क्या बोला था? अधिसंभाव परिणाम था, यहाँ सुभिन्न अपराध बोल रहा है। उसी कार्य के क्रम में कोई सुभिन्न अपराध हो रहा है और जो कि संभाव्य था। तो जब भाई जो संभाव्य था तो अधिसंभाव्य है तो मतलब तो वही हुआ है ना। एग्जाम्पल समझो, ए जो है बी को उकसाता है। मान लो सी आया है कोई टैक्स इकट्ठा करने, पुलिस ऑफिसर है, ठीक। ए बी को उकसाता है कि उसको टैक्स मत ले जाने देना। इस उकसावे में बी जाता है टैक्स न देने का या टैक्स देने पर प्रतिरोध करता है, पहला अपराध, ठीक है, विधिक कार्य में बाधा डालना। और पहला, दूसरा, इस लोक सेवक को क्षति भी कारित कर देता है, हाथापाई भी हो जाती है, तो इसने दो अपराध कर दिए, ठीक है। अब देखो अंतर क्या है 51 और 52 में। अगर क्षति अधिसंभाव परिणाम रही होगी, ठीक है, तो 51 में चली जाएगी। अगर क्षति दूसरा अपराध ही बन गई जिसकी संभावना ए को है, ठीक है। मान लो ए ने बी से कहा जाओ शांतिपूर्ण, मना कर देना, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। बी गया लड़ाई करने लगा और ए ये बात जान रहा है, ठीक है। तो यहाँ दो अपराध हो रहे हैं, बी दोनों के लिए दंडनीय होगा और ए भी दोनों के लिए दंडनीय होगा। अधिसंभाव परिणाम न होते हुए भी अगर दो अपराध घटित हो रहे हैं और ए उस बात को जानता है, चाहे 2 3 4 जितना, उसी क्रम में एक ही क्रम में हो रहे हैं, एक ही क्रम में हो रहे हैं, तो दोनों एक ही अपराध के लिए दंडनीय होंगे। लगभग तुम 51-52 है, कीवर्ड्स सेक्शन याद नहीं रखोगे, फैक्ट याद रखोगे तो हो जाएगा, ओके। कितना लंबा है? 1 मिनट यार। 55 56 57 58